नारायणपुर नाम का गांव था। उस गांव में सुरेश नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सीमा और बेटी प्रिया के साथ रहता था। प्रिया तो शहर में पढ़ाई के लिए गई हुई थी। वहीं सुरेश और सीमा गांव में रहकर अपने छोटे से खेत पर खेती करके अपना पेट पालते और कुछ पैसे जोड़कर शहर में अपनी बेटी को भी भेजते थे। ऐसे ही सब कुछ हंसी खुशी जा रहा था। लेकिन एक दिन सीमा की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है और उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ता है। सुरेश, आपकी पत्नी सीमा के दिल में छेद है। अगर आप उन्हें बचाना चाहते हैं तो आपको उनका ऑपरेशन करवाना होगा। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी को आप कुछ भी करके बचा लीजिए। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो आप ऐसा कीजिए, पैसों का इंतजाम कर लीजिए। उनके ऑपरेशन में 1 लाख रुपए तो लग ही जाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको जो करना है करिए। बस मेरी पत्नी को बचा लीजिए, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। डॉक्टर साहब से मैंने हाँ तो कह दिया, लेकिन मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? मेरे तो जमा पूंजी के नाम पर बस मेरा 1 बीघा खेती है। सुरेश मुंह लटकाए गांव की तरफ जा ही रहा था, तभी उसे अशोक मिलता है। अरे सुरेश, क्यों मुंह लटकाए घूम रहे हो? क्या हुआ? सुरेश अशोक को रोते हुए सारी बात बताता है। फिर अशोक कहता है, सुरेश, तू ऐसा कर, सेठ धनीराम से पैसे उधार ले ले। वो बहुत ही अच्छे सेठ हैं। देख, मैं भी अभी उन्हीं से उधार लेकर आ रहा हूँ। मुझे भी मेरे बेटे को शहर भेजना है। लेकिन मैंने उनके बारे में कभी अच्छा नहीं सुना। यही सुना है कि वह कितने लालची और बेईमान हैं और कैसे गरीब लोगों की जमीन जायदाद हथिया लेते हैं। ऐसा तो लोग कहते रहते हैं। देख, मैं उनके पास काम करता हूँ, मैं जानता हूँ वो कैसे हैं। और मैं दिल से कह रहा हूँ, वो बहुत ही नेक दिल हैं। हमेशा मेरी मदद करते हैं। बाकी तू देख ले, इस गांव में और तो कोई नहीं है जो तेरी मदद कर सके। ठीक है, मैं सेठ धनीराम के पास ही जाता हूँ। अरे सुरेश, आओ आओ, आज हमारे घर कैसे आना हुआ? सुरेश सेठ धनीराम को पूरी बात बताता है। अच्छा ठीक है, ले जाओ पैसे, लेकिन अपनी वो 1 बीघा जमीन मेरे पास गिरवी रख दो। लेकिन मेरे पास तो बस वही एक संपत्ति है। अरे तो मैं कोई लेकर भाग थोड़ी ना जाऊंगा। पैसे दे जाना और जमीन के कागज ले जाना। क्या करूं? कोई और मुझे पैसे तो देगा नहीं, और मुझे पैसों की जरूरत भी बहुत है। सुरेश मरे हुए मन से सेठ धनीराम के पास अपने खेत गिरवी रख देता है और मिले पैसों से अपनी पत्नी का इलाज करवा लेता है। उधर सेठ धनीराम मूल और ब्याज को बढ़ाकर सुरेश के खेत हथिया लेता है और सुरेश के पास अब बस अपनी टूटी झोपड़ी के अलावा कुछ भी नहीं बचता। फिर एक दिन उसकी बेटी प्रिया शहर से पढ़ाई करके गांव लौटती है और सुरेश की परिस्थिति के बारे में जानकर बहुत दुखी होती है। बाबा, इतना सब कुछ हो गया और आपने मुझे खबर तक नहीं की। बेटी, मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहता था। लेकिन बाबा, आप उस लालची सेठ धनीराम के पास ही क्यों गए? आपको नहीं पता वो कितना लालची और बेईमान है। इतनी संपत्ति उसने ऐसी ही नहीं खड़ी की। हम गरीब लोगों का खून चूस चूस कर यह महल खड़ा किया है उसने। मैं जानता था बेटी, लेकिन और कोई चारा नहीं था। तेरी माँ अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। उस समय मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया। ठीक है, अब उस सेठ धनीराम को मैं सबक सिखाऊंगी। बाबा, वो बटाई पर जमीन अभी भी देता है या नहीं? हाँ बेटी, देता है। क्यों, तुझे क्या करना है? बाबा, कल हम दोनों उसके पास जाकर कुछ जमीन बटाई पर ले लेते हैं, जिस पर हम खेती करेंगे और खेती ऐसे करेंगे कि सेठ धनीराम गरीब राम बन जाएगा। लेकिन बेटी, तू करने क्या वाली है? प्रिया कुछ नहीं कहती और अगले दिन दोनों सेठ धनीराम के पास जाते हैं। अरे आओ सुरेश, अरे यह तो प्रिया है ना, तुम्हारी बेटी? हाँ सेठ जी, ये मेरी बेटी प्रिया है। बहुत बड़ी हो गई। यह तो शहर पढ़ाई करने गई थी। क्यों बेटी, हो गई तुम्हारी पढ़ाई पूरी? हो गई? हाँ ताऊ जी, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई। अब बताओ सुरेश, आज कैसे आना हुआ? ताऊ जी, हमें कुछ जमीन बटाई पर चाहिए, खेती करनी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, यह ले जाओ, लेकिन हम एक ही शर्त पर जमीन देते हैं। कैसी शर्त ताऊ जी? तुम जिस भी चीज की खेती करोगे उसमें से आधा हिस्सा हमारा होगा। ठीक है ताऊ जी, हमें आपकी यह शर्त मंजूर है। रुको रुको बेटी, पूरी बात तो सुनो। तुम जिस भी चीज की खेती करोगे उसका ऊपरी हिस्सा हमारा होगा और निचला हिस्सा तुम्हारा होगा। बोलो, मंजूर है? प्रिया सेठ जी की चतुराई समझ जाती है और मन ही मन कहती है,
देखता जा ताऊ, तुझे कैसे धूल चटाती हूँ। खुद को बहुत होशियार समझता है ना, बाद में अपनी इसी होशियारी पर तू रोएगा। ठीक है ताऊ जी, हमें आपकी यह शर्त भी मंजूर है। अब प्रिया अपनी माँ और बाबा के साथ खेती शुरू करती है और खेत में प्याज की फसल उगाती है। फसल इस साल अच्छी भी होती है। प्रिया फिर उन प्याज को जमीन से निकाल लेती है और प्याज का ऊपरी हिस्सा और निचला हिस्सा अलग कर लेती है और फिर सेठ धनीराम को बुलाती है। अरे ये क्या तुमने प्याज की फसल बोई थी? हाँ सेठ जी, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है। आपने मुझे खेत दे दिए, अब मैं उस पर जिस चीज की चाहूँ खेती करूँ, उसमें आपको भला क्या परेशानी। और देखिए, आपकी शर्त अनुसार आपने फसल का ऊपरी हिस्सा मांगा था, जो यह रहा, तो आप ले जाइए। यह लड़की बहुत ही चालाक निकली, मेरी चाल मुझ पर ही उल्टी कर दी। मंडी में प्रिया को प्याज के अच्छे दाम मिले और उन्हें काफी मुनाफा भी हुआ। बेटी, मुनाफा तो अच्छा हुआ, लेकिन अभी भी हम अपनी जमीन वापस नहीं खरीद पाएंगे। उसके लिए और पैसों की जरूरत होगी। तू ये क्या लेकर बैठी है? छोड़ और अपनी पढ़ाई के बारे में सोच। तूने वकालत पढ़ी है और तू खेती कर रही है। क्या इसी काम के लिए मैंने तुझे इतना पढ़ाया लिखाया? बाबा, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता और आपको आपकी जमीन दिलाने के बाद मैं वकालत पर ही ध्यान दूंगी। आप मुझ पर विश्वास तो कीजिए। ठीक है बेटी। बाबा, तो चलिए सेठ धनीराम के पास चलते हैं, अब उसे सबक भी तो सिखाना है। प्रिया और सुरेश एक बार फिर सेठ धनीराम के पास जमीन बटाई पर लेने जाते हैं। पिछली बार तो प्रिया बेटी मुझे बहुत ही नुकसान हुआ, इसीलिए इस बार मेरी यह शर्त है कि फसल का निचला भाग मेरा होगा और ऊपरी भाग तुम्हारा। ठीक है ताऊ जी। इस बार प्रिया सरसों की खेती करती है और अपनी मेहनत से एक बार फिर फसल अच्छी उगाती है। सेठ धनीराम खुश होते हुए कटाई के समय पहुंच जाता है और सरसों को देखकर भौचक्का रह जाता है। तुमने इस बार प्याज की खेती नहीं की? नहीं ताऊ जी, वो क्या था ना कि प्याज को बेचने मंडी जाना पड़ता है और सरसों के खरीदार यहीं आ गए, जिससे मेरा यातायात का खर्चा भी बच गया। बहुत अच्छे ताऊ जी, आपकी शर्त अनुसार रहा फसल का निचला हिस्सा और यह आपका ऊपरी हिस्सा जो आप लेकर जा सकते हैं। सेठ धनीराम गुस्से से उबल रहा था क्योंकि पहली बार उसे कोई उसकी टक्कर का मिला था। उधर प्रिया ने सरसों को बेचकर काफी पैसा कमा लिया। उसके माँ बाप भी खुश थे। फिर एक दिन सेठ धनीराम प्रिया के घर आता है। बेटी प्रिया, इस बार तुम आई नहीं खेती की जमीन बटाई पर लेने। हाँ ताऊ जी, वो जरूरत नहीं थी। बेटी, तो इस बार तुम मेरे लिए यह खेती करो। 2 बार मैंने तुम्हारी मदद की, इस बार तुम मेरी मान लो। ठीक है ताऊ जी। एक बात और, पिछली 2 बार मुझे बहुत नुकसान उठाना पड़ा, इसीलिए इस बार नई शर्त है। इस बार जो भी फसल उगाना, उसका ऊपरी और निचला हिस्सा मेरा होगा और बीच का तुम्हारा। ये सेठ कुछ ज्यादा ही होशियार बन रहा है। इसे इस बार ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि इसकी 7 पुश्तें भी मेरा नाम याद रखेगी। बोलो बेटी, चुप क्यों हो? करोगी मेरी मदद? ठीक है ताऊ जी, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। सेठ धनीराम शेर था तो प्रिया सवा शेर। वो बुद्धि की ताकत नहीं जानता था जिसमें प्रिया माहिर थी। हमेशा की तरह इस बार भी प्रिया खूब मेहनत और लगन से खेती करती है और इस बार गन्ने की फसल उगाती है। सुरेश अपनी बेटी की बुद्धिमत्ता देखकर काफी खुश होता है। बेटी, तूने मेरा सीना गर्व से ऊंचा कर दिया। इस फसल को बेचकर तो हम अपने खेत के साथ साथ 1 बीघा जमीन और ले लेंगे और सेठ धनीराम कहीं यह देखकर पागल ही ना हो जाए। बाबा, उस लालची की इतनी चिंता मत कीजिए। उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, अब दर्द तो सहना ही पड़ेगा ना। उधर सेठ धनीराम यह सोच सोचकर खुश हो रहा था कि इस बार प्रिया पूरी फंसेगी। लेकिन जब वो कटाई के समय खेत पर पहुंचता है और गन्ने की फसल देखता है तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। ताऊ जी संभालिए, पानी लाऊं? क्या हुआ? नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, पानी मत लीजिए, लेकिन यह तो ले लीजिए। आपकी ऊपर और नीचे की फसल और यह गन्ना हुआ मेरा, जैसे आपकी शर्त थी। सेठ धनीराम को मुंह की खानी पड़ी। मैं मान गया बेटी कि बुद्धि से बढ़कर कुछ नहीं। तूने मुझे मेरी असली औकात बता दिया कि मैं कितना बड़ा पापी हूं। मैं तुझसे माफी मांगता हूं और मैं आज के बाद
किसी गरीब का फायदा नहीं उठाऊंगा, बल्कि खुद उनकी मदद करूंगा और अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा।